हेलो बच्चों, आज मैं फिर से आपके सामने आई हूँ। एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 1 जो पार्ट 2, मतलब कि जो पहले वीडियो में कुछ पार्ट्स रह गया था इसका पढ़ने को, आज हम वो पढ़ लेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि थोड़ा का ग्रहों के बारे में बताना है जो शायद उस वीडियो में पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैं इस वीडियो में आपको लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो और आज की पढ़ाई। अच्छा बच्चों, बात यह है कि सौर मंडल एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके बारे में अगर एक एक ग्रह को हम डिटेल से पढ़ेंगे तो मुझे लगता है वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए प्रॉपर वीडियो एक मैं अलग से बनाऊंगी सौर मंडल का, जिसमें मैं आपको डिटेल में इसकी जो है जानकारी दूंगी। लेकिन अभी क्योंकि हम क्लास 6 एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो उसी के हिसाब से जो कुछ भी एनसीईआरटी में दिया गया है वो सब हम इस वीडियो में इसमें कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। तो सबसे पहले हमने जान लिया था कि सौर मंडल क्या है। ठीक है, सौर मंडल का स्वामी कौन है और जो कुछ भी इसमें दिया गया था सब बता दिया था मैंने आपको। खाली जो है ग्रहों के बारे में हमें जानकारी थोड़ी सी प्राप्त करनी थी, तो वो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सूर्य। ठीक है, अगर हम आपसे कोई पूछता है कि सौर मंडल का केंद्र कौन है या सौर मंडल का स्वामी कौन है, तो हम उत्तर क्या देंगे? सूर्य। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको ये बात बताई थी। अब अगर आपसे कोई प्रश्न ये कर देता है कि सूर्य क्या है, तो आप बता लेंगे ना कि सूर्य क्या है। सूर्य एक तारा है। ठीक है, या आप आसानी से बता लेंगे कि सूर्य एक तारा है। और हमारे जितने भी ग्रह हैं, हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं और ये 8 ग्रह क्या करते हैं? सूर्य की परिक्रमा करते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य पूरे सौर मंडल का स्वामी है। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर हो गई। तो अब जानिए कि सूर्य जो है ये तारा, मैंने आपको बताया था तारे की क्या विशेषताएं बताई थी कि तारे में स्वयं का प्रकाश होता है, स्वयं की ऊष्मा होती है। ठीक है, और ये अन्य ग्रहों को अपनी ऊष्मा अपने प्रकाश से प्रकाशित करता है। तो हमारे सौर मंडल का तारा यानी स्वामी कौन है? सूर्य है। और जितने भी ग्रह हैं, पृथ्वी है, बुध, शुक्र, जितने भी हमारे कितने ग्रह मैंने बताए? 8 ग्रह। इन्हें सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त होता है, उसी से प्रकाशित हैं। किसी भी ग्रह के पास स्वयं का प्रकाश ऊष्मा नहीं होती। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था, मैं फिर से बता रही हूँ। किसी भी ग्रह, अगर आपसे ग्रह और तारे में अंतर पूछेगा तो आप यही बताओगे। क्या बताओगे? कि तारे के पास स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा होती है और ग्रहों के पास स्वयं के प्रकाश ऊष्मा नहीं होती। ये किसी तारे से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब अगर आपसे कोई ये प्रश्न पूछते कि आप किस ग्रह पर रहते हैं, तो आप आसानी से बता लेंगे कि हम पृथ्वी पर रहते हैं। ठीक है ना, हम किस ग्रह पर रहते हैं? हम पृथ्वी पर रहते हैं ना। तो पृथ्वी को अब आप बताओ, आप पृथ्वी पर रहते हो, इतना तो आपको ही पता होगा कि आपको जो रोशनी है वो कहाँ किससे प्राप्त होती है? सूर्य से प्राप्त होती है ना। गर्मी किससे प्राप्त हो रही है? ऊष्मा किससे प्राप्त हो रही है? सूर्य से प्राप्त हो रही है। ऐसी अन्य ग्रहों को भी सूर्य से ही ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त होता है। ठीक है, ये तो सूर्य का कार्य हो गया, आपने जान लिया। अब आपके मन में ये प्रश्न जरूर हुआ होगा कि मैम ने कहा कि सूर्य एक तारा है। जब सूर्य एक तारा है तो रात में भी हमें तारे दिखते हैं, तो वो तारे इतने छोटे और उनका प्रकाश इतना क्यों दिखता है? सूर्य इतना बड़ा और इसका प्रकाश इतना ज्यादा क्यों दिखता है? ये आप सबके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, उठना भी चाहिए। जब हम एक अच्छे बच्चे हैं, हमें अच्छे से पढ़ाई करनी है, तो हमें ये प्रश्न जरूर करना चाहिए अपने टीचर से। तो मैं इसको आपको क्लियर कर देती हूँ। देखिए, सूर्य एक तारा है, ठीक है, लेकिन ये हमें इतना बड़ा क्यों दिखता है? क्योंकि ये पृथ्वी के नजदीक है। अन्य तारों की अपेक्षा जो तारे में रात में दिखते हैं उनका प्रकाश हमें कम क्यों दिखता है? क्योंकि वो पृथ्वी से बहुत दूर है। ठीक ना, बहुत ही ज्यादा दूर है, इसलिए वो हमें इतने छोटे दिखते हैं। जो चीज बहुत दूर होती है वो कम दिखती है ना, हल्की दिखाई पड़ती है, धुंधली दिखाई पड़ती है। जो चीज पास है वो हमें अच्छे से दिखाई पड़ती है, साफ दिखाई पड़ती है। इसलिए सूर्य का प्रकाश और ऊर्जा तो हमें प्राप्त हो जाती है, पर उन तारों के प्रकाश ऊर्जा हमें प्राप्त नहीं होती। हालांकि उन तारों के पास भी प्रकाश ऊर्जा का स्रोत उतना ही है, बहुत ज्यादा है, लेकिन वो हमें प्राप्त क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि वो हमारी पृथ्वी से बहुत दूर है और सूर्य जो है वो पृथ्वी के पास में स्थित है। इसलिए अब पास का मतलब ये नहीं है कि वो 200-400 किलोमीटर दूर है। ठीक है, ऐसा नहीं है। सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, 15 करोड़ किलोमीटर सूर्य पृथ्वी से दूर है। मानी दूरी बहुत है, लेकिन उन तारों की अपेक्षा जो हमें रात में दिखते हैं
उन तारों की अपेक्षा सूर्य जो है पृथ्वी से पास में है, इसलिए उसकी चमक, उसकी रोशनी में बहुत दिखाई देती है और दिन के समय वो हमें दिखाई देती है। और जब रात होती है तो पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने से हट जाता है, वहां सूर्य की रोशनी इतनी प्राप्त नहीं होती, तो वो तारे और चंद्रमा हमें दिखाई देने लगता है। ठीक है ना, वो तारे बहुत दूर है, इसलिए उनकी रोशनी हमें नहीं प्राप्त हो रही है ना। और सूर्य की जब रोशनी निकलती है तो वो उन सब का प्रकाश कम हो जाता है, तो वो नहीं दिखते हैं। समझ में आ रहा, बात समझ में आ रहा ना। तो ये बात क्लियर हो गई कि सूर्य जो है पृथ्वी के 15 करोड़ किलोमीटर जो है वो दूर है, लेकिन अन्य तारों की अपेक्षा पृथ्वी से पास है, इसलिए उसकी ऊष्मा, ऊर्जा, प्रकाश हमें प्राप्त होता है, बल्कि और तारों का नहीं प्राप्त होता है। इतनी सी बात सबके क्लियर हो गई होगी ना। अच्छा, तो अब सौरमंडल का स्वामी भी मैंने बताया आपको, सूर्य है। अब हम आते हैं ग्रहों पर। सूर्य के बारे में हमें जानकारी मिल गई। कोई क्वेश्चन अगर आपके मन में उठ रहा हो, नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा, मैं उसे जरूर आपको सॉल्व करने का प्रयास करूंगी। ठीक है, इसके बाद क्या पढ़ना है, हमें ग्रहों के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया ग्रह क्या होते हैं, पिछले वीडियो में बताया था। जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिसमें स्वयं का प्रकाश, ऊष्मा नहीं होती, जो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं ग्रह। तो हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? कुल 8 ग्रह हैं। ठीक है, पहले जब 2006 से पहले जो था, हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह माने जाते थे? 9 ग्रह माने जाते थे, क्योंकि उस समय हम प्लूटो को भी जो है एक ग्रह मानते थे। लेकिन 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन की जब बैठक हुई, तो उसमें ये बताया गया कि जो प्लूटो है वो एक बौना ग्रह है, उसका आकार जो है ग्रहों के आकार के बराबर नहीं है। मतलब वो शर्त पूरी नहीं करता कि जितना ग्रहों का आकार होना चाहिए वो आकार वो पूरा नहीं करता था, इसलिए उसको जो है प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया और उसे क्या कहा गया? बौना ग्रह, डार्क प्लैनेट। ठीक, इतना समझ में आ गई बात। तो प्लूटो को कब हटाया गया? 2006 में हटाया गया, और वो कैसा है? वो बौना ग्रह है। इतनी बात क्लियर हो गई ना। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि वर्तमान में हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, तो टोटल है 8। अब हम उनके नाम को जानेंगे, और इनको नाम को हम 2 प्रकार से पढ़ेंगे। कैसे? एक तो सूर्य से दूरी के क्रम में, और एक आकार के क्रम में। बात समझ में आई कि सूर्य के कौन सा ग्रह कितना नजदीक है, दूर है, उस हिसाब से पढ़ेंगे, और कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है, छोटा है, इस हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है, दोनों तरह से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम ग्रहों से। सूर्य के दूरी का क्रम क्या है? ये बढ़ते हुए क्रम में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, बढ़ता हुआ क्रम, यानी सबसे नजदीक सूर्य के कौन सा ग्रह होगा? बुध होगा। ठीक है, जैसे मैंने इस ब्लैक बोर्ड को आप देखें, मैंने लिख रखा है यहाँ पे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। कितने ग्रह हो गए टोटल? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना, 8 ग्रह हुए ना, समझ में आया। अब मैंने ये कैसे बताया आपको? बढ़ती हुई दूरी के क्रम में, यानी सबसे पास कौन सा ग्रह हो गया? बुध, उसके बाद शुक्र, तीसरे नंबर पर हमारी पृथ्वी। पृथ्वी के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि पृथ्वी पर हम निवास करते हैं। तो पृथ्वी कितने नंबर पर है? तीसरे नंबर पर। यानी सूर्य से अगर दूरी के क्रम में पृथ्वी का सीरीज पूछी जाएगी तो आप बताएंगे तीसरे नंबर की। तीसरे नंबर पर पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, 8 ग्रह क्लियर हो गए। अब हम इंग्लिश में भी इनके नाम जान लेते हैं, ताकि आपको समस्या ना आए। बुध, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ओके, क्लियर। ये तो थे इनके नाम जो हमने दूरी के हिसाब से पढ़े। ठीक है ना, दूरी के हिसाब से समझ में आ गया ना। देखिए, और एक चीज याद रखिएगा, ये क्रम आपको याद करना है। ये क्रम याद होना बहुत जरूरी है। छोटा बड़ा तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन ये क्रम याद करना बहुत जरूरी है। अब चाहे इसको आप जैसे याद करें, चाहे आप इसे इंग्लिश में, देखिए एक बात और याद रखिएगा, आप चाहे ट्रिक से याद कर रहे हो चाहे जैसे, अगर इंग्लिश में याद कर रहे हैं, नाम आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में पता होने चाहिए, लेकिन जब इनका क्रम याद करना है तो या तो आप हिंदी में इनका क्रम याद करिए या इंग्लिश में याद करिए। दोनों में याद कर लेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में तो आपकी बुक में ही एक बहुत अच्छी सी क्या ना चाहिए, एक सेंटेंस दे रखा है कि माई वेरी एफिशिएंट मदर सर्व अस नट्स। ठीक है, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, अगर आपको दिखाई दे इस तरीके से, देखिए ये सेंटेंस दिया हुआ है। अगर आपको इसमें बुक में समझ में आ रहा हो, मैं आपको पढ़ के सुनाई दे रही हूँ। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। ठीक है, तो माई से मरकरी, वेरी से
वीनस, एफिशिएंट से अर्थ, मदर से मार्स, जस से जुपिटर, सर्फ से सैटर्न, अस से यूरेनस और नर्स से नेपच्यून। ये या तो आप इसे इंग्लिश में याद कर लीजिए, और अगर इंग्लिश में नहीं याद कर सकते तो हिंदी में दो दो का जोड़ा बनाकर याद कर लीजिए। बुध शुक्र, ठीक है, पृथ्वी मंगल, बृहस्पति शनि, अरुण वरुण, 8 है ना, तो दो दो का जोड़ा बना लो। बुध शुक्र का बना लो, पृथ्वी मंगल का बना लो, बृहस्पति शनि का बना लो और अरुण वरुण का बना लो। इस तरह से याद कर लो, ठीक है। अगर इस तरह से भी समस्या हो रही है तो मैंने इनके लिए एक पोयम भी लिख रखी है, वो मैं आपको शॉर्ट्स के माध्यम से बताऊंगी और आप उसको देख के जरूर इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। या फिर मैं इस वीडियो के लास्ट में भी उसको बता दूंगी, ठीक। अब हम आगे इसको समझते हैं। आपको एक क्रम जरूर याद करना है, ठीक है। अब क्या बताना है मुझे कि ये जो ग्रह हैं, अब समझ आप एक बात समझिए, सूर्य कौन हो गए, इनके पापा हो गए, और ये 8 ग्रह इनके बच्चे हो गए। हम लोग अपने मम्मी पापा के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं ना, ये दिला दो वो दिला दो, जो भी चीज चाहिए होती है अपने मम्मी पापा से कहते हैं। ऐसे ही अब ये सूर्य पापा है, ये सारे बच्चे हैं, तो ये इनके चारों ओर घूम रहे हैं, ठीक है। अपने पापा के तो चारों ओर घूमेंगे और घूम घूम के क्या कर रहे हैं, इनके चक्कर लगा रहे हैं। तो ये जो ग्रह हैं ये 2 प्रकार की गतियां करते हैं। सारे ग्रह 8 ग्रह जो है वो 2 प्रकार की गतियां यानी मूवमेंट करते हैं। कैसे? एक तो करते हैं परिक्रमण गति, एक परिभ्रमण गति, ठीक है, रेवोल्यूशन एंड रोटेशन। ओके, क्लियर हो गया। तो परिक्रमण और परिभ्रमण अब आपको समझना है कि ये क्या चीज है, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में बस इतना ही दिया है जितना मैंने लिख रखा है। ये सब तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि कंफ्यूजन जो भी हो वो दूर होते जाए, ठीक है। तो परिक्रमण यानी आपका, इसमें इसका मतलब समझिए, परिक्रमा, ये परिक्रमण शब्द किससे बना? परिक्रमा से। और परिक्रमा हम किसकी करते हैं? परिक्रमा करने के लिए कोई बेस होना चाहिए, यानी कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिसके हम चारों ओर घूमें, तो वो तो कहलाएगा परिक्रमा, ठीक है। और परिक्रमा कर, अब जैसे कि ये किसकी परिक्रमा कर रहे हैं? सारे ग्रह सूर्य की तो परिक्रमा कर रहे हैं, इसलिए इनको कहा गया, इस गति को कहा गया परिक्रमण। समझ में आ रही बात ना? तो ये किसकी परिक्रमा कर रहे हैं? सूर्य की कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद जब परिभ्रमण का मतलब आता है, परिभ्रमण का मतलब होता है अपनी जगह पर घूमना। कल मैंने आपको बताया था ना, ये सारे ग्रह अपनी जगह पर इस तरीके से घूम रहे हैं, और ये घूमते घूमते सूर्य के भी चारों ओर घूम रहे हैं। ऐसा नहीं कि रुक गए तब सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं, अपनी जगह पर भी घूम रहे हैं। 2 प्रकार की गतियां कर रहे हैं, एक तो अपनी जगह पर घूम रहे हैं और दूसरा सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बात क्लियर हुई। तो 2 प्रकार की गतियां करते हैं, एक परिक्रमण। अब मैंने याद रखने के लिए आपको बताया कि परिक्रमा करने के लिए कोई ना कोई आधार चाहिए जिससे कि आप ये भूले नहीं। हिंदी के टर्म्स थोड़े ऐसे होते हैं ना, भूल जाते जल्दी, तो याद रखिएगा कि परिक्रमा से होगा परिक्रमण, यानी कि सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगा रहा है वो परिक्रमा हो गई, और परिभ्रमण का मतलब हो गया आपका अपनी जगह पर घूमना, ठीक है। तो रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, ये दोनों चीजें याद रखिएगा। अच्छा, इसके बाद क्या है कि हमको ये जानना है कि किस ग्रह को कितना समय इन दोनों गतियों में लगता है, इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बुध की बात करते हैं, तो बुध जो है उसको परिक्रमण यानी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? 88 दिन का, ठीक है, 88 डेज, इसको लगते हैं 88 डेज। और परिभ्रमण यानी अपनी जगह पर एक चक्कर कितने दिन में लगाता है? 59 दिन में, ठीक है, 59 डेज में ये जो है मतलब कि एक चक्कर अपनी जगह पर घूमने में लगाता है 59 डेज, और सूर्य के चारों ओर घूमने में लगाता है 88 डेज, ठीक है। और मैं बुध के बारे में क्या जानना है? बुध के बारे में ये जानना है कि बुध आकार में जो है वो सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा होगा आकार में? बुध होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। देखिए ना, अब अगर आप थोड़ा सा मैं आपको ट्रिक बता दूं कि सबसे छोटा, आप हिंदी में अगर देखें, इंग्लिश की बात नहीं कर रही हूँ, हिंदी की बात कर रही हूँ, हिंदी में देखें तो सबसे छोटा नाम बुध का है, तो बुध सबसे छोटा ग्रह हो गया। भाई बुध में बा और धा 2 ही शब्द आ रहे हैं, जबकि शुक्र भी आपका वो 2, लेकिन शुक्र में रा भी आ रहा है, 3 शब्द हो गए, लेकिन बुध में सिर्फ 2 शब्द हैं, इसलिए बुध सबसे छोटा ग्रह है। अगर आपसे पूछा जाए कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बुध। इसके दिन मैंने आपको बता दिए। अब उपग्रह, बुध के पास कोई भी उपग्रह नहीं है, यानी कि बुध के चारों ओर कोई भी परिक्रमा करने को तैयार नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें जो है उपग्रह को चंद्रमा कहकर लिखा गया है। चंद्रमा क्योंकि पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा है, इसलिए उन्होंने उपग्रह की जगह उन्होंने चंद्रमा ही शब्द का प्रयोग किया गया है कि बुध का कोई भी चंद्रमा नहीं है। चंद्रमा का मतलब उपग्रह ही है, ठीक है।
तो बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है, यानी बुध के चारों ओर कोई भी चक्कर नहीं लगा रहा है। बुध सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, पर बुध का कोई भी चक्कर नहीं लगा रहा, बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। और बुध सूर्य के सबसे पास में है और सबसे छोटा ग्रह है सौरमंडल का। ओके, क्लियर। इसके बाद आ जाते हैं हम शुक्र पर। शुक्र जो है दूरी के हिसाब से दूसरे नंबर का ग्रह है और ये 255 दिन कर लगाता है परिक्रमण करने में, यानी सूर्य के चारों ओर घूमने में, और अपनी जगह पर घूमने में कितने दिन लगाता है? 243 दिन। ठीक है, 243 दिन या 243 डेज। ओके, क्लियर हो गया। और इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है ना। अब देखो जोड़े से आपने पढ़ा, बुध शुक्र दोनों का ही कोई उपग्रह नहीं है। क्लियर हो गया ना। इसके बाद क्या आता है? पृथ्वी आता है। पृथ्वी कौन सा ग्रह है? जिस पर हम लोग निवास करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, ये बात आपको पता है, पृथ्वी हो गया। और शुक्र के बारे में एक चीज और बतानी थी आपको कि शुक्र जो है पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। शुक्र को जुड़वा बहन या जुड़वा ग्रह, ठीक है। क्यों कहा जाता है ये पूछा जाएगा, प्रश्न भी आपकी उसमें एक्सरसाइज जो पीछे दी गई उसमें भी दिया गया है कि शुक्र को किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है या जुड़वा ग्रह कहा जाता है। वो शुक्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि शुक्र जो है आकार और आकृति में पृथ्वी की तरह लगता है, ठीक है ना। जैसे आपके भाई बहन है तो उनकी शक्ल आपसे मिलती है, तो दूर से कोई बता देता है कि ये दोनों भाई बहन होंगे, ऐसे बता देते हैं। ऐसे ही जो है शुक्र जो है आकार और आकृति में पृथ्वी की तरह है, इसलिए इसका जुड़वा ग्रह या जुड़वा बहन इसको कहा जाता है। और ये बहुत चमकीला ग्रह भी है, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा चमक है, इसलिए इसको चमकीला ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। अब हम पृथ्वी पर आते हैं। तो पृथ्वी हमारा अपना ग्रह है, ठीक है, जिस पर हम रहते हैं। जीवन किस ग्रह पर उपस्थित है? पृथ्वी पर है। हम किस ग्रह पर रहते हैं? पृथ्वी पर रहते हैं, ठीक है। और इसको नीला ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका 2/3 हिस्से पर पानी उपस्थित है। जब हम अंतरिक्ष से इसको नीचे देखें पृथ्वी को, तो ये हमें नीले रंग की दिखाई देती। क्यों? क्योंकि पानी जो है वो कुछ, जब आप किसी तालाब में उसमें दूर से पानी को भरा देखिए तो वो नीला नीला नजर आता है, इसीलिए इसको नीला ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी पर जीवन की सारी दशाएं उपस्थित हैं, जैसे ऑक्सीजन भी है, इस पर पानी भी है, इसलिए जीवन यहाँ पर उपस्थित है। ये बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई ना। और पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में? ये तो सबको पता होगा। कितने दिन में करती है? 365 दिन में, ठीक है। और परिभ्रमण यानी अपनी जगह पर कितने दिन में घूमती है? एक दिन में, या फिर इसमें आप कह सकते हैं 23 घंटा 56 मिनट, ठीक है। 23 घंटा 56 मिनट है, तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं? एक दिन ही कह देते हैं, ठीक है। तो अपनी जगह पर कितने दिन में घूम रही? एक दिन में एक चक्कर पूरा कर लेती है, और सूर्य का एक चक्कर लगा पाती पूरा एक साल में, यानी 365 दिन में, ठीक है। पृथ्वी का उपग्रह कितने? सिर्फ एक उपग्रह है, चंद्रमा। क्लियर हो गया ना। सिर्फ एक उपग्रह चंद्रमा, याद रखिएगा। चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह, यानी चंद्रमा जो है वो किसके चारों ओर घूम रहा है? पृथ्वी के। मैंने कल आपको बताया था ना, उपग्रह का काम क्या होता है? वो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं और उपग्रह ग्रह के चक्कर लगाते हैं। जो ग्रह उपग्रह जिस ग्रह का चक्कर लगाता है उसी का वो उपग्रह कहला दिया जाता है। अब चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, इसलिए चंद्रमा को पृथ्वी का उपग्रह कह देते हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गया। और चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है ये पता है आपको? नहीं पता ना, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए आपकी बुक में भी सारी चीजें दी गई हैं, अगर आप सब ध्यान से देखें। देखिए 3,84,400 किलोमीटर पृथ्वी से दूर स्थित है। ये इतना दूर है लेकिन फिर भी पृथ्वी के पास है, तभी तो मैं पृथ्वी के पास दिखाई पड़ता। अन्य जो खगोलीय पिंड है वो तो मैं नहीं दिखाई देते। क्या आपने कभी बुध को देखा है? नहीं देखा होगा। कभी आपने मंगल को देखा है? नहीं देखा होगा, क्योंकि ये पृथ्वी से बहुत दूर है। लेकिन चंद्रमा पृथ्वी के पास में है इन खगोलीय पिंड को अपेक्षा। मतलब पास का मतलब ये मत आप कभी लगा लेना कि पास का मतलब ये मैडम कह रही जैसे दिल्ली है, बम्बई है, ऐसे नहीं। पास का मतलब इन खगोलीय पिंडों की अपेक्षा चंद्रमा पृथ्वी के पास में है, इसलिए वो हमें इतना बड़ा दिखाई देता है, ठीक है। और चंद्रमा की जो सतह है वो बहुत उबड़ खाबड़ गड्ढेदार है, इसलिए उस पर दाग धब्बे दिखाई देते हैं हमें, ठीक है ना। और चंद्रमा जो है क्या होता है कि पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में लगाता है, और लगभग इतने ही दिन में वो अपना भी एक चक्कर पूरा करता है। इसलिए हमें चंद्रमा का कभी पूरा हिस्सा नहीं दिखाई देता। चंद्रमा का सिर्फ एक तरफ का हिस्सा दिखाई दे रहा है। भाई वो पृथ्वी के चारों ओर भी 27 दिन में घूम लेता है, और वो खुद भी अपना भी चक्कर 27 दिन में। तो जब दोनों बराबर होंगे तो एक ही हिस्सा तो दिखाई देगा। अब कोई चीज ऐसे घूम रही है अपनी जगह पर ऐसे ऐसे, और उतनी देर में वो किसी दूसरी चीज के भी चक्कर लगा रही है, तो भाई दोनों साथ ही साथ तो घूम रहे हैं,
तो इसका मतलब क्या होता है कि चंद्रमा का सिर्फ एक हिस्सा हम लोगों को दिखाई देता है, दूसरा हिस्सा नहीं दिखाई देता। बात क्लियर हो गई ना? याद रखिएगा 27 दिन में चक्कर लगाता है, ठीक है। और दूरी मैंने आपको बता दी। और चंद्रमा पर जीवन नहीं है, वहां गड्ढे हैं, और इसलिए जो धब्बे धब्बे से चंद्रमा में रात में जब हम देखते हैं तो कभी कभी काले काले धब्बे से दिखाई देते हैं, वो इसीलिए क्योंकि चंद्रमा पर पहाड़ धब्बे वगैरह है, पानी भी नहीं है, जीवन की कोई आसार चंद्रमा पर नहीं है, ठीक है। और पृथ्वी का उपग्रह हो गया। इसके बाद हम आते हैं किस पे? मंगल पर, ठीक है। मंगल को लाल ग्रह भी कहते हैं क्योंकि मंगल का कलर कैसा है? लाल रंग का, इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। इसका परिक्रमण काल 687 दिन है और परिभ्रमण काल 1 दिन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके 2 उपग्रह हैं, कौन से? फोबोस एंड डाइमस, ठीक, याद रखिएगा। मंगल के उपग्रह कितने हैं? 2, फोबोस एंड डाइमस। कहीं पर फोबस भी लिखा होता है, फोबोस भी लिखा होता है, डाइमस या डिमोस, आप समझ जाएंगे खुद ही, जब आपको इतना पता होगा तो आप खुद ही समझ जाएंगे। 2 उपग्रह मंगल के, फोबोस एंड डाइमस। और उपग्रहों में सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? वो है मंगल का डाइमस, ये याद रखिएगा, ठीक है। सबसे छोटा उपग्रह किसका है? मंगल का है। मंगल ग्रह का उपग्रह डाइमस सबसे छोटा उपग्रह है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा उपग्रह सबसे छोटा है तो वो डाइमस है, ठीक है। सारे जितने ग्रह दिए गए हैं इनके उपग्रह, अगर जितने भी उपग्रह लिए जाए उनमें सबसे छोटा उपग्रह डाइमस है, जो किसका है? मंगल का, ओके। इसके बाद आते हैं बृहस्पति पर। बृहस्पति यानी जुपिटर, ये इसका परिक्रमण काल कितना है? 11 साल 11 माह, ठीक है। और इसका परिभ्रमण काल 9 घंटे 56 मिनट, ठीक, 9 घंटे 56 मिनट में ये अपना एक चक्कर लगा लेता है। यानी एक चक्कर लगाने में इसको सबसे कम समय लगता है, 9 घंटे 56 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेता है, ठीक है। और क्या इसके उपग्रह कितने हैं? 19 है, ठीक है, 19 उपग्रह। इसके बाद आते हैं शनि पर। शनि का परिक्रमण काल कितना है? 29 साल 5 महीने और इसका परिभ्रमण 10 घंटे 40 मिनट, ठीक है। और उपग्रह कितने हैं? 82, और 82 यानी 82। टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह, ठीक। सबसे छोटा उपग्रह मैंने बताया मंगल का डाइमस, और सबसे बड़ा उपग्रह अगर पूछा जाए किसका है तो वो किसका होगा? शनि का, ठीक है। शनि का उपग्रह सबसे बड़ा, टाइटन उसका नाम है, वो सबसे बड़ा उपग्रह। समझ में आ गया, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब आते हैं अरुण पर। अरुण यानी यूरेनस 84 साल परिक्रमण काल और 17 घंटे 14 मिनट क्या है इसका? परिभ्रमण काल, ठीक है। यानी अपना चक्कर कितनी देर में लगा लेता है? 17 घंटे 14 मिनट में। उपग्रह कितने हैं? 27। और वरुण का 164 साल में जो है सूर्य का 101 पूरा चक्कर लगा पाता है 164 साल में। यानी सूर्य से सबसे ज्यादा दूर कौन है? सबसे ज्यादा दूरी किसकी है भाई? किसकी हुई सबसे ज्यादा दूरी? वरुण की हुई, इसीलिए इसे सबसे ज्यादा समय भी लग रहा है, ठीक है। इसके बाद इसका परिक्रमण काल कितना है? 16 घंटे 7 मिनट, 16 घंटे 7 मिनट और 13 इसके उपग्रह, ठीक है। उपग्रह कितने हैं अरुण इसके नेपच्यून या वरुण के? 13, ठीक। ये सारी चीजें ब्लैक बोर्ड से नोट कर लीजिएगा। मैं बोल भी रही हूँ, अगर बाई चांस कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बोल भी रही हूँ, नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आपकी बुक में भी सब कुछ है, बस समझना है आपको, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई सबको। अब आपको मैंने सबसे पहले बता दिया कि सबसे छोटा उपग्रह, सबसे छोटा नाम कौन है? बुध। ये हिंदी की बात है, ये चीज जरूर याद रखिए। नहीं आप मरकरी मरकरी करें फिर कि मरकरी तो सबसे छोटा नहीं है, मैं हिंदी में बता रही हूँ। बुध सबसे छोटा। और अगर सबसे बड़ा नाम देखें तो किसका लगेगा? बृहस्पति का। किसका? बृहस्पति का। यानी सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा होगा? बृहस्पति। सबसे छोटा नाम बुध का, इसलिए बुध सबसे छोटा उपग्रह। बृहस्पति का नाम सबसे बड़ा, तो आकार में सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा? बृहस्पति, ओके। अब इनका हम आकार में जो है आकार के हिसाब से क्रम पढ़ लेते हैं कि कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा। 2 तो मैंने आपको जरूर आपको याद रखनी है कि सबसे बड़ा बृहस्पति है, सबसे छोटा बुध है, ठीक है। और सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा है? वो भी बुध है। और अगर आपसे ये प्रश्न पूछ दिया जाए कि सबसे गर्म उपग्रह कौन सा है, और ग्रह, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो आप कौन सा बताएंगे? शुक्र बताएंगे। कौन सा बताएंगे? शुक्र बताएंगे। क्यों?
अब आप कहोगे कि सबसे नजदीक तो आपने बुद्ध को बताया, फिर शुक्र क्यों सबसे गर्म हो गया? वो इसलिए क्योंकि बुद्ध के पास किसी प्रकार का कोई वातावरण नहीं है। और जब वातावरण नहीं होगा तो वातावरण का मतलब समझते हैं, मतलब किसी प्रकार की ना गैस है ना हवा है, कुछ भी नहीं है। जब ये सब होगा ही नहीं तो गर्म क्या होगा? गर्म क्या चीज होती है? हवा ही तो गर्म होती है भाई। पंखा चलाओ, गर्मियों के दिन में गर्म गर्म हवा लगती है, ठीक है ना। गर्मियों के दिन में लू गर्म गर्म चलने लगती है। ठंडी के दिन में क्या होता है? ठंडी हवाएं लगती हैं। तो गर्म क्या होता है? जब वातावरण में जो हवा होंगी, गैस होंगी, वही तो गर्म होगी। जब ये सब होगा ही नहीं तो गर्म क्या होगा? तो बुद्ध जो है वो सबसे गर्म नहीं है। सबसे गर्म कौन है? शुक्र है। सेकंड नंबर कौन है? शुक्र है, इसलिए शुक्र सबसे गर्म है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब हम आते हैं आकार के हिसाब से। सबसे बड़ा बृहस्पति, उसके बाद शनि यानी कि कौन? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस यानी अरुण, नेपच्यून यानी वरुण। अर्थ कितने नंबर पे? अर्थ को जरूर याद रखिएगा, 5वें नंबर का सबसे बड़ा ग्रह। ठीक है, 5वें नंबर पर कौन है? अर्थ। उसके बाद शुक्र, वीनस, मंगल, मार्स एंड बुध, मरकरी। ठीक, सबसे छोटा मरकरी, सबसे बड़ा जुपिटर, और अर्थ कितने नंबर पर है? उसके हिसाब से, आकार के हिसाब से 5वें नंबर पर। ओके, क्लियर हो गया? इतनी बात आप सबको क्लियर हो गई। अब मेन चीज मुझे आपको क्या बताना रह गया इसमें, एक होता है, इन ग्रहों को 2 भागों में बांट दिया गया, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। अब आप पूछोगे ये आंतरिक और बाह्य क्या है? आंतरिक और बाह्य क्या है कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये जो 4 ग्रह हैं, 4 के गुट में ये बट गए आपस में। ठीक, ऐसे समझो, आपका स्टोरी की तरह समझो। ये 4 के ग्रुप में बट गए। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सूर्य के थोड़ा पास थे, इसलिए आंतरिक ग्रह यानी सूर्य की तरफ रहे तो आंतरिक ग्रह हो गए। और जो सूर्य से थोड़ा बाहर की तरफ हो गए, यानी कौन कौन से? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये 4 ग्रह थे जो थोड़ा बाहर की तरफ, इसलिए ये बाह्य ग्रह हो गए। ठीक है, ये आंतरिक ग्रह क्यों कहे जाते हैं और ये बाह्य ग्रह क्यों है, ये तो मैंने आपको बता दिया। इन्हें पार्थिव और गैसीय ग्रह भी कहते हैं। ये सारे बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये गैस के बने हुए हैं, इसलिए इन्हें गैसीय ग्रह भी कहे जाते हैं। और ये ठोस हैं। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये ठोस ग्रह है, इसलिए इन्हें पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, बात क्लियर? हमारी पृथ्वी ठोस है, ऐसे ये सारे ग्रह भी जो हैं वो ठोस है, इसलिए इनको पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। और इन चारों को गैसीय ग्रह कहते हैं, क्योंकि ये जो है गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह आपने समझ लिया। ये दोनों, ये 4 के गुट में बट गए। कहाँ से? बुध से लेकर मंगल तक आंतरिक ग्रह, फिर बृहस्पति से लेकर वरुण तक कौन हो गया? बाह्य ग्रह। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब मेन चीज इस चित्र पे आ जाते हैं, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको क्षुद्र ग्रह बताए थे। ये देखिए, ये सूर्य है, सूर्य के सबसे पास कौन है? बुध है, उसके बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, उसके बाद ये शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। अब बृहस्पति और मंगल के बीच में ये जो पट्टी पाई गई है, क्षुद्र ग्रह, मैंने आपको बताया थे ना, ग्रहों से जो टूटे हुए भाग हैं उनको क्या कहा गया? क्षुद्र ग्रह। जो बहुत छोटे छोटे रूप में टूट गए थे, ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे, वो ये जो मंगल और बृहस्पति के बीच में पट्टी के रूप में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाए रहते हैं, ये क्या कहलाते हैं? क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। ठीक, क्लियर हो गई बात? तो ये चैप्टर आपका आज क्लियर हो गया। किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो, देखिए पढ़ाते हैं तो बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि क्योंकि वीडियो के माध्यम से पढ़ाना है तो बहुत सी चीजें छूट भी जाती हैं, तो परेशान बिल्कुल मत हो। जो भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से, जैसे भी आप पूछना चाहें। इसके बाद इसकी एक्सरसाइज आ जाती है इस चैप्टर की, जो मैं चाह रही हूँ कि आप लोगों को बता दूं, ताकि पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है इसमें है, ग्रह और तारे में क्या अंतर है? आप सबको पता है, मुझे नहीं लगता मुझे बताने की कोई जरूरत है। अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप वीडियो को रिवाइज करके देखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक, सौर मंडल से आप क्या समझते हैं? ये भी आपको पता है। सूर्य से उनकी दूरी के क्रम में ग्रहों के नाम लिखिए, ये सब मैंने आपको आज ही समझाया। इसके बाद क्या है, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया, ये क्वेश्चन के तौर पर नहीं बताया पर बताया, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है, उस पर ऑक्सीजन पाई जाती, पानी पाया जाता, तो ये क्या हो गया? अद्भुत ग्रह कहलाता है, इसलिए कहलाता है। ठीक है, हम हमेशा चंद्रमा के एक भाग को ही क्यों देख पाते हैं? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्लियर किया ना, इसलिए क्योंकि चंद्रमा अपनी जो परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों चीजें 27 क्या करता है, क्लियर बताया था ना कि
27 दिन में जो है वो पूरा करता है। तो इसलिए जो है ये जो है इसका एक ही भाग हम देख पाते हैं। आप वीडियो रिवाइज कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। इसके बाद आता है आपका ये जो है चिन्ह लगाने वाला, ये ना सही उत्तर पर चिन्ह लगाइए। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? आपको पता है ना, इसमें ऑप्शन दे रखा है बृहस्पति, शनि और शुक्र। मुझे उम्मीद है आपको जरूर उत्तर पता होगा। कौन होगा? शुक्र होगा। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक का ग्रह लिखा है आपके सामने, बुध, शुक्र, पृथ्वी। तीसरे नंबर का कौन हो गया? पृथ्वी हो गई। ओके, अब इसके आगे क्या है? सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस पथ पर चक्कर लगाते हैं? पिछले वीडियो में मैंने आपको क्लियर ये बताया था कि सारे ग्रह जो है वो दीर्घ वृत्ताकार पथ में, जो मैंने ये इस तरीके का जो पथ बनाया है, गोल पथ नहीं चलते हैं, ये ऐसे अंडाकार दीर्घ वृत्ताकार पथ पे चलते हैं। तो इसके ऑप्शन इसमें दिया गया है बत्तीय पथ, आयताकार पथ और दीर्घ वृत्ताकार पथ। तो किस पथ पे चलते हैं? दीर्घ वृत्ताकार पथ पे। ठीक है। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? ये तो सबको पता होगा, उत्तर दिशा। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? अभी मैंने बताया किन कक्षाओं के बीच? मंगल और बृहस्पति के बीच। ठीक है। अब क्या है आपका? एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है। तारों का समूह, ये फिल इन दी ब्लैंक्स है, स्टार्टिंग में ब्लैंक है। तो तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल या तारामंडल। ये खाली स्थान भरो, मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तारामंडल। ठीक है। पृथ्वी के सबसे करीब कौन है? पृथ्वी के सबसे करीब कौन है? मंगल है। ठीक है। इसके बाद सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक का ग्रह, ये तो अभी मैंने आपको बताया, पृथ्वी। और ग्रहों के पास क्या नहीं होता? अपना प्रकाश और अपनी ऊष्मा नहीं होती। तो मैंने आपको ये सारे इसकी एक्सरसाइज भी बता दी, चैप्टर भी क्लियर कर दिया। और इसके बाद भी अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो जरूर पूछिएगा, मैं आपको जरूर आंसर दूंगी। ओके, तब तक के लिए बाय।